नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे वेनेजुएला में भूकंप के महाविनाश की, उत्तर प्रदेश में मायावती के दलित ब्राह्मण मास्टर स्ट्रोक की, अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में होने वाली एफआईआर की और साथ ही बात करेंगे 2027 के चुनाव के लिए बनी बीजेपी की नई महासेना की। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई टीम का ऐलान, राजनाथ सिंह के बेटे नीरज और पूजा पाल बने उपाध्यक्ष। पीएम मोदी से मिले अमेजॉन सीईओ, भारत में 4.1 लाख करोड़ निवेश करने का किया ऐलान। कैशलेस इलाज राजकीय सम्मान के साथ होगा, लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार, सीएम योगी का ऐलान। इन लोगों ने भगवान राम की पादुकाएं चोरी कर ली, केजरीवाल का एक्स पे पोस्ट। कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम ढहा, हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 11। पंजाब सीएम भगवंत मान ने वीडियो को बताया फेक, बोले मुझे बदनाम करने की साजिश। कोई गलत है तो उन पर कार्रवाई हो, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बोले सीएम सम्राट। भूकंप से वेनेजुएला में भारी तबाही, राष्ट्रपति ने मदद के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। गोल्ड सिल्वर की कीमत में बड़ी गिरावट, चांदी 6,550 रुपए सस्ती, सोने में 2,156 रुपए की गिरावट। शानदार तेजी के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग, सेंसेक्स 109 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,056 पर बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। कुदरत ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा वेनेजुएला ताश के पत्तों की तरह हिल गया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक एक करके दो ऐसे महाविनाशकारी भूकंप आए जिसने हंसते खेलते देश को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। धरती ऐसी फटी कि गगनचुंबी इमारतें धूल के गुबार में बदल गईं। चीख पुकार, अफरा तफरी और हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा। महज 39 सेकंड के भीतर आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के इन दो महाझटकों ने वेनेजुएला की किस्मत पलट कर रख दी। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आशंका है कि इस महाप्रलय में 10,000 से लेकर 1 लाख लोग हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके हैं। आइए देखते हैं इस महाविनाशकारी जमीनी हकीकत। वेनेजुएला के उत्तरी मध्य हिस्से में बुधवार का सूरज एक ऐसी तबाही लेकर आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये इस सदी की सबसे भयानक और सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। कैरिबियन तट पर बसे मोरोनोन इलाके के पश्चिम में राजधानी काराकास से करीब 168 किलोमीटर दूर जमीन के 22 किलोमीटर नीचे अचानक हलचल हुई। पहले 7.1 तीव्रता का एक भीषण फोर्स शॉक आया। लोग संभल पाते, अपनी जान बचा पाते। इससे ठीक 39 से 40 सेकंड बाद 10 किलोमीटर की गहराई पर आया 7.5 तीव्रता का दूसरा और सबसे घातक मुख्य झटका। इस दूसरे झटके का केंद्र यूमारे और मोल्टाल्बान के उत्तर पश्चिम में था, जहां वेनेजुएला की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मौजूद है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। बहुमंजिला इमारतें देखते ही देखते भरभरा कर जमीन दोज हो गई। धूल का एक ऐसा विशालकाय गुब्बार उठा कि दिन में ही रात का एहसास होने लगा। वीडियो में लोग अपने मासूम बच्चों और पालतू जानवरों को छाती से चिपकाए बदहास भागते दिख रहे हैं। सड़कों पर कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े, नुकीले लोहे की छड़ें और मलबे का अंबार लगा है। राजधानी काराकास की पोस्ट कॉलोनिया और रेस्त्रा इलाके में इमारतें इस कदर टूटी कि सड़कों से खड़े होकर लोगों के घरों के बेडरूम और फर्नीचर साफ आप देख सकते हैं। वहीं इस महाभूकंप ने वेनेजुएला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की इमारत को इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचा कि उड़ानों को तुरंत रोकना पड़ा। देश भर में बिजली गुल हो गई और इंटरनेट पूरी तरह से ठप हो चुका है। अपनों से संपर्क टूटने के कारण विदेशों में रहने वाले वेनेजुएला के नागरिक अपनी जान की भीख मांगते हुए दुआएं कर रहे हैं। आपको बता दें, ये भूकंप इतना भयानक था कि इसका कंपन सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोटा
तक महसूस हुआ। हद तो तब हो गई जब 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन जैसे शहरों में भी गगनचुंबी इमारतों को खाली करना पड़ा। भूकंप के तुरंत बाद अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने वर्जिन आइलैंड और डोमिनिकन गणराज्य के लिए सुनामी का हाई अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि बाद में पुर्टो रिको के लिए भी जारी चेतावनी को वापस ले लिया गया। वहीं तबाही के तुरंत बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल का ऐलान कर दिया। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और तमाम हेल्थ वर्करों से अपील की कि वे तुरंत अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिकों के इमरजेंसी रूम में रिपोर्ट करें। राहत और बचाव कार्यों की कमान एक मिलिट्री जनरल को सौंप दी गई है, लेकिन जनता में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। भूकंप आने के 3 घंटे बाद तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा मीडिया के सामने नहीं आया और ना ही मौतों का आंकड़ा जारी किया। इस ढुलमुल रवैये के कारण नेताओं और आम जनता ने राष्ट्रपति की जमकर आलोचना की है। फिलहाल 32 मौतों और 700 से ज़्यादा घायलों की आधिकारिक पुष्टि हुई है, लेकिन मलबे के नीचे दबी चीखों को देखकर यह आंकड़ा हजारों में जाने की पूरी आशंका है। मेट्रो और ट्रेनों को रोक दिया गया है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, जब वेनेजुएला इस महाविनाश करा रहा है, तब भारत ने हमेशा की तरह अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति को निभाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर बेहद भावुक संदेश जारी करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस मुश्किल वक्त में भारत हर संभव मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। भारत ने अपनी सबसे जाबाज फोर्स एनडीआरएफ की एक विशेष टीम को वेनेजुएला भेजने की तैयारी तेज कर दी है। जैसे ही अंतिम मंजूरी मिलेगी, हमारे जाबाज सैनिक अत्याधुनिक मलबे में खोजने वाले उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं और प्रशिक्षित विशेषज्ञों के साथ वेनेजुएला के लिए उड़ान भरेंगे। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी अपनी डिजास्टर रिस्पांस टीम और इमरजेंसी टास्क फोर्स को जमीन पर उतारने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है, कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान की बनाई हुई ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये आलीशान शहर पल भर में मलबे के ढेर में बदल जाते हैं। वेनेजुएला इस समय अपने इतिहास के सबसे काले दौर से गुजर रहा है। लगातार आ रहे झटके ने लोगों को खुले आसमान के नीचे जीने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की किरण भी है। भारत, अमेरिका और दुनिया के तमाम देश वेनेजुएला के आंसू पोंछने के लिए आगे आ रहे हैं। मलबे के नीचे दबी हर एक जिंदगी को बचाने के लिए जंग जारी है। हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि वेनेजुएला को इस महासंकट से लड़ने की शक्ति मिले और वहां जिंदगी फिर से मुस्करा उठे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। अब बात होगी उत्तर प्रदेश के उस सियासी चक्रव्यूह की जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वो शेरनी लौट आई है जिसने 2007 में अपने सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की। 20 साल पुराना वही अंदाज, वही तेवर, वही अचूक फॉर्मूला। जब अखिलेश का पीडी और राहुल गांधी का संविधान वाला दाव चारों तरफ गूंज रहा है, ठीक उसी वक्त मायावती ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि विरोधियों के खेमे में खलबली मच गई है। मायावती फिर से अपने सबसे कामयाब नुस्खे दलित ब्राह्मण गठजोड़ को मैदान में उतारने जा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मायावती इतिहास दोहरा पाएंगी? क्या 2026 के इस दौर में फिर चलेगा हाथी और शंख का वो जादुई मेल? आइए जानते हैं इस महासियासी ड्रामे की इनसाइड स्टोरी। उत्तर प्रदेश की सियासत में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने जो कमाल दिखाया, उसके बाद से सभी की नज़रें पिछड़े और दलित वोटरों पर टिकी हुई थी। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लीग से हटकर एक बार फिर सवर्णों, खासकर ब्राह्मण समाज को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
याद करिए साल 2007 जब उत्तर प्रदेश में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं के नारे गूंजे थे। उस वक्त दलित और ब्राह्मण वोटर्स ने मिलकर मायावती को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी थी। इसके बाद मायावती ने कई और प्रयोग किए, जैसे कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ आजमाया तो कभी 2019 के आम चुनाव में लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड की दुश्मनी को भुलाकर अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। गठबंधन से फायदा तो हुआ, बीएसपी जो 2014 में 0 पर सिमट गई थी उसके 2019 में 10 सांसद चुनकर आए, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद वो गठबंधन टूट गया। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को तगड़ा झटका लगा और पार्टी महज 1 सीट पर सिमट कर रह गई। अब मायावती समझ चुकी हैं कि उनका असली और सबसे कारगर नुस्खा कौन सा है। आपको बता दें 2019 का गठबंधन क्या टूटा, समाजवादी पार्टी अब मायावती के निशाने पर सबसे ऊपर आ चुकी है। सोशल मीडिया पर मायावती ने सीधे सीधे अखिलेश यादव की पार्टी पर हमला बोलते हुए लिखा है कि जब से बीएसपी ने ब्राह्मणों को प्राथमिकता देना शुरू किया है, समाजवादी पार्टी में उनकी नींद उड़ने वाली बेचैनी देखने को मिल रही है। मायावती ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया है कि इस बार भी साल 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और आगामी चुनाव में इतिहास खुद को रिपीट करेगा। इतना ही नहीं, मायावती ने बड़ा चुनावी वायदा करते हुए कहा कि सरकार बनते ही ब्राह्मणों को उनका पुराना गौरव और सम्मान वापस मिलेगा। इसके साथ ही क्षत्रिय, वैश्य और अन्य सवर्ण समाज को भी बीएसपी से जोड़ने के लिए जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत टिकट देने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की ये लड़ाई आज की नहीं, 2022 के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं में भगवान परशुराम की भव्य मूर्ति बनवाने की मानो एक होड़ सी लग गई थी। उस वक्त भी मायावती ने करारा तंज कसते हुए कहा था कि अगर सपा को सच में परशुराम जी की फिक्र थी तो अपने शासनकाल में मूर्ति क्यों नहीं लगवाई। जनवरी 2026 में मायावती ने अपने जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के लोगों को याद दिलाया कि उनकी सरकार में ब्राह्मण समाज को कितनी अहमियत और प्रतिनिधित्व मिला था, जबकि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी राज में उनकी उपेक्षा हो रही है। वहीं मई 2026 में लखनऊ में एक युवा ब्राह्मण बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। मायावती ने तुरंत इस मुद्दे को लपकते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सिर्फ उपेक्षित ही नहीं बल्कि पूरी तरह असुरक्षित हैं। वहीं इससे पहले 2025 में लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक गुप्त बैठक को लेकर इतना बवाल मचा था कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को कड़ी हिदायत जारी करनी पड़ी थी कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं हाल ही में राहुल गांधी के जन्मदिन पर बनारस में यूथ कांग्रेस ने एक गजब का पोस्टर जारी किया। पोस्टर में राहुल गांधी के एक हाथ में संविधान की कॉपी थी और दूसरे हाथ में भगवान परशुराम का फरसा। ये साफ तौर पर ब्राह्मण समुदाय को अपनी तरफ खींचने का एक बड़ा राजनीतिक पैंतरा था। कुल मिलाकर इस समय उत्तर प्रदेश का सियासी रण बेहद दिलचस्प हो चुका है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव अपने सफल पीडीए फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी देश भर में जाति जनगणना कराने और ओबीसी को उनका हक दिलाने की हुकार भर रहे हैं और बीजेपी भी पूरा जोर पिछड़े वोटर्स को साधने में लगा रही है। वहीं मायावती ने सबसे हटकर अपना पुराना और सबसे भरोसेमंद दलित ब्राह्मण का गठजोड़ मैदान में उतार दिया है। देखा जाए तो आज के दौर में 2007 की सफलता को दोबारा दोहराना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और उत्तर प्रदेश की सियासत में कब कौन सा पासा पलट जाए ये कोई नहीं जानता। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्या ब्राह्मण समाज बीजेपी, सपा और कांग्रेस के वायदों को छोड़कर एक बार फिर मायावती के सर्वजन वाले नारे का भरोसा करेगा या हाथी और संघ की जुगलबंदी लखनऊ के सिंहासन तक का रास्ता तय कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात तय है कि मायावती के इस नए दाव ने उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला बना दिया है। इसी के साथ खबर अब तक में रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या नगरी, जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है,
इन दिनों वहां की एक घटना ने सियासत से लेकर आस्था के गलियारों तक महाभूकंप ला दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर में हुए कथित दान और चंदा चोरी के महाघोटाले की। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट की ये ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसमें अब बड़े बड़े नामों पर गाज गिरने वाली है। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ और 6 लोगों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज होने जा रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सबूतों का पुलंदा लेकर लखनऊ एसआईटी दफ्तर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सरकार पर ऐसा तीखा हमला बोला है कि सीधे एसआईटी के नाम का ही मतलब बदल दिया है। क्या है इस चंदा चोरी का पूरा सच? किसने किया आस्था का सौदा? आइए देखते हैं इस महाविवाद की इनसाइड स्टोरी। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और जमीन खरीद में हुई कथित हेराफेरी के मामले ने अब एक और भयानक कानूनी और सियासी रूप ले लिया है। एक पूरे प्रकरण की जांच में जुटी एसआईटी की कई बड़ी सिफारिशों को मान लिया गया है, जिससे आरोपियों के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर बहुत जल्द 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होने जा रही है। इस एफआईआर की जद में राम मंदिर में कार्यरत कुछ कर्मचारी भी आ रहे हैं, जिन पर अंदरूनी तौर पर गड़बड़ी करने का बड़ा आरोप है। शुरुआती जांच में पता चला है कि अभी तक 1 करोड़ रुपए से कम की राशि में बड़ी हेराफेरी सामने आ चुकी है। इसके साथ ही एसआईटी ने सिफारिश की है कि राम मंदिर की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए एक सीईओ की नियुक्ति की जाए। इस सिफारिश पर राम मंदिर ट्रस्ट भी तैयार हो गया है और माना जा रहा है कि किसी रिटायर्ड बड़े अधिकारी को राम मंदिर का सीईओ बनाया जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले को उजागर करने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह पूरी तैयारी के साथ लखनऊ पहुंचे। वे अपने साथ इस कथित घोटाले से बड़े बेहद और पुख्ता दस्तावेज लेकर आए। संजय सिंह ने कहा, मेरे पास इस पूरे जमीनी घोटाले के पक्के सबूत हैं। कुल 13 जमीनों के दस्तावेज मेरे हाथ में हैं, जिसमें से 2 जमीनों के मामले आपस में गहराई से जुड़े हैं। संजय सिंह का आरोप है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को राम मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों रुपए में बेचा गया और इस डील को सीधे सीधे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाई। संजय सिंह लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और एसआईटी के सामने पेश होकर ये सारे सबूत और अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। वहीं एक तरफ जहां जांच की आंच तेज हो रही है, वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए ट्रस्ट की आमदनी, खर्च, दान और बैंक खातों से जुड़ी कोई भी जानकारी पब्लिक करने या देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय ने अयोध्या के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश सिंह के द्वारा लिखे गए पत्र पर जवाब लिखा। प्रशासन ने राम मंदिर ट्रस्ट से आय, व्यय, दान, बैंक खातों, जमीन के लेन देन और संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी, तो जांच का हवाला देकर ट्रस्ट ने आए हुए संपत्ति का विवरण देने से मना कर दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने सामने आकर इन खबरों की पूरी तरह खंडन किया। उन्होंने राम भक्तों से अपील की कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। अभी एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है और जांच के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथों लिया। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा, अयोध्या में महापाप हुआ है। देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अखिलेश ने एसआईटी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, एसआईटी का मतलब है अब शेयर इन थेफ्ट यानी चोरी में हिस्सेदारी हो गया है। बिना एफआईआर के एसआईटी वैसी ही है जैसे बिना तीर के कमान। अगर सरकार गंभीर है तो सबसे पहले मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करती? इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगर उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र से औसतन 10 करोड़ रुपए का भी चढ़ावा आया हो तो ये रकम सैकड़ों करोड़ रुपए तक पहुंचती है। राम मंदिर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
प्रभु श्री राम उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है, और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ, क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। देखा जाए तो बात सिर्फ पैसों की हेराफेरी की नहीं है, बात है देश के कोने कोने से अपनी गाड़ी कमाई का एक एक रुपया प्रभु श्री राम के चरणों में सौंपने वाले उन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की, जिनका भरोसा इस खबर से डगमगा गया है। अब अपनों ने ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, तो साफ है ये मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में सवाल है कि क्या एसआईटी की एफआईआर के बाद सच में बड़े चेहरों को जेल की हवा खानी पड़ेगी, या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीबीआई के हवाले करेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति के इस खेल में प्रभु राम के नाम पर हुआ ये कथित घोटाला उत्तर प्रदेश की सत्ता का रुख बदल देगा? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा रण फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी महासेना यानी नई संगठनात्मक टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि विरोधियों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार किया गया एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। 46 दिग्गजों की इस नई टीम में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर से एक और एंट्री हुई और उनके छोटे बेटे नीरज सिंह को सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। पूजा पाल से लेकर रोहित मिश्रा तक जातिगत समीकरणों को ऐसे सेट किया गया है कि चुनावी मैदान में सीधा धमाका होना तय है। आपको बता दें, आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के महामुकाबले को साधने में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 46 कद्दावर पदाधिकारियों के नाम की सूची जारी कर दी है। इस नई टीम के जरिए पार्टी ने न सिर्फ संगठन को धार दी है, बल्कि मैदान स्तर पर सभी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से साधने की कोशिश की है। इस नई टीम का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे चर्चित बदलाव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के परिवार से जुड़ाव है। संगठन को चुनावी रूप से मजबूत और ऊर्जावान बनाने के लिए राजनाथ सिंह के दूसरे और छोटे बेटे नीरज सिंह को नया प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नीरज सिंह को उनके बड़े भाई और नोएडा से विधायक पंकज सिंह के स्थान पर यह बड़ी जगह मिली है। इससे पहले पंकज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब संगठन ने नीरज सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें सीधे इस रसूखदार पद पर बैठा दिया है। इससे उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर सत्ता और संगठन का एक बहुत बड़ा संतुलन माना जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग और दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी पूरी तरह तवज्जो दी है। समाजवादी पार्टी से पाला बदल कर आई विधायक पूजा पाल को बीजेपी ने एक बड़ा इनाम देते हुए सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। पूजा पाल का उपाध्यक्ष बनना ये साफ संकेत देता है कि बीजेपी गैर यादव, ओबीसी और अन्य जातियों को अपने पाले में मजबूती से बनाए रखना चाहती हैं। इसके साथ ही बाराबंकी की कद्दावर नेता प्रियंका रावत के काम को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बड़ा प्रमोशन दिया है। प्रियंका रावत को महामंत्री पद से प्रमोट करके अब सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई है। इसके साथ ही संजय राय, राजेश चौधरी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। वहीं रोहित मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस 46 सदस्यीय नई टीम को देखकर साफ है कि पार्टी आला कमान उत्तर प्रदेश को लेकर जरा सी भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अब देखना यह होगा कि राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का नया नेतृत्व और पूजा पाल का जमीनी आधार भारतीय जनता पार्टी की झोली में कितनी सीटें डाल पाता है। देखा जाए तो चाहे वेनेजुला में मलबे के नीचे दबी चीखें हों और वहां अपनों की जान बचाने की जद्दोजहद, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती का ब्राह्मण कार्ड बनाम अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला, एक तरफ जहां राम मंदिर चंदा चोरी विवाद ने श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर कर रख दिया है,
तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई महासेना को मैदान में उतार दिया है। अब देखना यह होगा कि सियासत के इस कुरुक्षेत्र में जनता जनार्दन किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है और किसे सत्ता के सिंहासन से बेदखल करती है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।